Welcome to Common Academy. I am Shravan Kumar, your physics teacher. Today we discuss about the force and law of motion. Okay. In previous video we study about the what is the force. Okay. Means here force. What is the force? Force. पहले ही पिछली क्लास में हम लोग डिसाइड किए थे, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे फोर्स क्या होता है. व्हाट इज द फोर्स? Force is the external thing which are try to change or change the shape of any object, and it's also change the direction and the magnitude of object. Okay, said that is the force. And what is the SI Newton of force? Newton, you know, no one asked, sir, what the magnitude of 1 Newton, how much dyne in 1 Newton? 1 Newton is equal to 10 power 5 डाइन. पहले आप ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जब भी आप बोल रहे हो सर सीजीएस कन्वर्जन कर रहे हो आप, कि सीजीएस कन्वर्जन में क्या होगा, ठीक है, तो जो आपको डाइन बताया था दैट इज द सीजीएस सिस्टम. ये क्या है? सीजीएस सिस्टम का आपका क्या है, एक यूनिट है आपकी डाइन. जो फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? डाइन होती है. और अगर हम 1 न्यूटन की बात करें, अगर 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है. ठीक है, साउंड ऑन क्लियर है ना? बिल्कुल साउंड बिल्कुल क्लियर है. ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास में. आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉ ऑफ मोशन. ओके, देन लॉ ऑफ मोशन. वी नो दैट देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन. 3 लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ हैं. ये न्यूटन्स लॉ 3 लॉ हैं. फर्स्ट आपका लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा क्या होता है इस लॉ में? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट देन इट विल बी रिमेन इन रेस्ट. When any object in motion that it will be remain in motion, that is also known as the law of inertia. मतलब ये बेटा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका मोशन में है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे कोई चीज मूव कर रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन, ये बॉल है आपका, अगर मोशन में है ये, तो ये तब तक नहीं रेस्ट कंडीशन में आएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए. मतलब कि when any body it remain it in rest, it will be remain in rest other while we not apply the force. जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका मोशन में रहेगा. ठीक है, मतलब ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में, हमने इस पे फोर्स लगाया है, ये अब मोशन में हो गया. अब मोशन में जाते ही बेटा क्या होगा कि इस पर अब एक ऐसा फोर्स लगता है, एक ऐसा फोर्स हो जो इसका अपोज करे. तो अगर कोई चीज़ है, जैसे मैं एक बॉल है ग्राउंड पर फेंक दिया, जैसे ही ग्राउंड पर थ्रो किया, बॉल कुछ टाइम बाद जाकर रुक जाता है, तो उस समय कौन सा एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है? बताइए जल्दी से, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो उस टाइम आपका क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है? जब ये बॉल मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से अप्लाई हुआ कि फाइनली यहाँ पर जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई. कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी 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 बताइए. रिपीट कर दीजिए. ठीक है, पहली बात कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर हम इसको बोलते हैं, बाद में इसका नाम जानेंगे. जब आप बोले सर रिपीट कर दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू, या आप केवल डेफिनेशन बाद में नोट्स हम आपको शेयर कर दूंगा. फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट it will be remain in rest. When any object in motion it will be remain in motion while we apply the external force. जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, जब तक भी हम इस पर कोई एक्सटर्नल, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय अ एक्सटर्नल फोर्स, जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये आपका ऑब्जेक्ट उसी कंडीशन में रहेगा. ठीक है, जैसे कि आपका एक ऑब्जेक्ट
जब तक भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक ये हमेशा कंटिन्यू क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जब भी हम कोई बॉल, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये है और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ये आपका लॉ है, ठीक है, लॉ समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉल है, हमने इसे थ्रो कर दिया, अब ये मूव कर रहा है, यहां पर आकर इस बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक्सटर्नल फोर्स बताइए, विच टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क हियर? वीडियो क्लियर है बेटा? आई थिंक वीडियो क्लियर है। बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। अब क्लियर है? हाँ, तो बताइए जल्दी से बेटा, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा इस पर वर्क कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा कर रहा है वर्क? हम भी सुनते रहेंगे। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो जल्दी से। हर्षित, खुशी, शालिनी, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसका अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? इसका अपोज करता है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़े हम लोग कि क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो थोड़ा सा जान ले, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है बेटा, कि मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है? हमेशा अपोज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, चले फ्रिक्शनल फोर्स, यस हर्षित। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक रबर की बॉल लेते हैं, अगर रबर की बॉल को हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। रबर की बॉल को जैसे ही हम लोग थ्रो करते हैं, तो उस टाइम होता क्या है बेटा कि साउंड नहीं आ रही है सर। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या होता है, ठीक है, ठीक है, रबर की बॉल को जैसे ही हम लोग थ्रो करते हैं, तो ये है बेटा, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मोशन का, इसके ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। अपोज करेगा तो इस यहां पर जो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर हम एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक स्टोन है आपका, अगर कंटिन्यू स्टोन को ऐसे ही क्या होता है कि अगर वो रखा हुआ है, ठीक है, तो स्टोन आपका रखा हुआ है, तो जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, तब तक वो इधर उधर मूव नहीं करेगा,
ठीक है। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी सेम है बेटा, इसीलिए इसी को हम लोग वी नोन दैट इट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में होगा। अब इस पर कभी भी जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अगर जब तक अप्लाई न करें, ये हमेशा इट विल बी रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। सो इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। अब इनर्शिया की बात करते हो, इनर्शिया इट इज टू टाइप, रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट, ठीक है। सो इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। अब इनर्शिया की बात करते हो, ओके, रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया। अब सिंपल सा एग्जांपल देखो बेटा, कि जैसे एक बाइक है, ठीक है, बाइक पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम अचानक से बाइक पर बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी कैसे है, रेस्ट कंडीशन। सो इट इज नोन एज जब वो रेस्ट कंडीशन में है बॉडी हमारा, हम रेस्ट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अगर हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, मतलब कि वो बॉडी ऑब्जेक्ट जैसे एक बाइक कोई एक्सटर्नल फोर्स बाइक पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम अचानक से बाइक पे बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी हमेशा रेस्ट कंडीशन। सो इट इज नोन एज जब वो रेस्ट कंडीशन में है बॉडी हमारा, हम रेस्ट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अगर हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की जब रेस्ट कंडीशन में एग्जांपल क्या है, वो बॉडी ऑब्जेक्ट बाइक हमारा, बाइक, ठीक है, एक बाइक पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम अचानक से बाइक पे बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी हमेशा रेस्ट कंडीशन। सो अब यहाँ पर कोई पर्सन है बैठा हुआ, ठीक है, तो ये क्या रहेगा बेटा, हमेशा ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। ये जब तक कि आप बैठे हो बाइक पर, आपका रेस्ट कंडीशन ही रहेगा। आप जब तक कि मूव ना करो, जब तक आप मूव नहीं करोगे, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हेन एनी राइडर स्टार्ट द बाइक देन इट्स मूव बैक साइड, ओके। जैसे आप पीछे बैठे हो तो आप क्या करते हो, बैक साइड चले जाते हो बेटा। बैक साइड क्यों जाते हो, ड्यू टू रेस्ट इनर्शिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका, जो बॉडी आपकी, वो मोशन में नहीं आ रही है। मोशन में कौन जा रहा है, आपका ये जो आपका बाइक है वो मोशन में गया है, अभी आपकी बॉडी जो है वो मोशन में नहीं गई है। तो वाई वी मूव ऑलवेज बिहाइंड द बाइक, बिकॉज ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है मोशन की, तो आप बाइक आपकी कंटिन्यू चल रही है, बाइक आपकी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अचानक से राइडर जो होता है वो क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाता है तो बॉडी आपकी हमेशा इट विल बी रिमेन इन मोशन, वो हमेशा क्या होगी, मोशन में ही रहना चाहेगी। वो कभी नहीं ऐसा चाहेगा कि बॉडी रेस्ट में आए, जब तक कि उस पर बॉडी के ऊपर, क्योंकि ब्रेक आप अप्लाई किस पे कर रहे हो, बाइक पर। ब्रेक आप किस पे अप्लाई किए हो, बाइक पर अप्लाई किए हो, लेकिन बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी मोशन में ही आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जैसे ही बाइक रुकता है तो बॉडी आपकी मोशन में होती है, आप कहाँ जाते हो, आगे की ओर झुक जाते हो। तो जैसे ही आप आगे की ओर झुकते हो, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? अभी तो साउंड क्लियर है सालनी? खुशी क्लियर नहीं है? अच्छा, साउंड बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं है। ओके, फिर से बताते हैं, देखो आप ध्यान से। इनर्शिया, इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया, सेकेंड वन इज मोशन। ठीक है, देखो बेटा, रेस्ट इनर्शिया क्या होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल बी रिमेन इन रेस्ट व्हाइल
अनलेस वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, दैट इज द रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो क्या होगा आपका, रेस्ट ऑफ इनर्शिया होगा। अब जैसे एक बाइक है, सिंपल सा एग्जांपल, कुछ ड्यू टू रेस्ट इनर्शिया, किसकी वजह से जाते हो आप, रेस्ट इनर्शिया की वजह से। साउंड ही गायब हो गया यार, कहां साउंड आ रहा है? अभी साउंड क्लियर है? खुशी, साउंड आ रहा है? आने लगा, गुड, ठीक है। चलिए देखिए, साउंड, अगर हम फिर से एक बार इनर्शिया की बात करते हैं तो रेस्ट इनर्शिया जो है बेटा आपका, रेस्ट इनर्शिया क्या है, ठीक है, रेस्ट इनर्शिया when any object in rest it will be remain in rest, when any object in rest it will be remain in rest. Why? Because according to law of inertia all object always want to be in a same position, in same condition, same state. अब ये क्या है, रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट में है तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस वैल्यू अप्लाई वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, ठीक है, जब तक कि हम, कैफ खान बेटा पढ़ लो, ठीक है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तब तक ये क्या होगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ठीक, अब ये है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस पर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स, तब ये जाकर क्या होगा, मूव करेगा, मतलब इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम एक बाइक की, क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा पूछता है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। दो टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि इफ एनी राइडर स्टार्ट द बाइक सडनली देन ही मूव बैक साइड, ही मूव बैक साइड, वो पीछे की ओर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बेटा जब आप बाइक पर बैठे हो, सिंपल सी बात, आप क्या कर रहे हो, बाइक पर बैठे हो, ठीक है, और जैसे ही आप बाइक पर बैठे हो अचानक से क्या होते हो, पीछे की ओर मूव करते हो। क्यों पीछे की ओर मूव करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, और ये आप बाइक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप फोर्स अपने बॉडी पर तो नहीं कर रहे हो, आप बाइक पर फोर्स अप्लाई करते हो। तो जैसे ही फोर्स आप अप्लाई करते हो बाइक आगे की ओर मूव होती है, लेकिन आपका बॉडी क्या होता है, वो मूव नहीं करता, बाइक मूव कर गई है, आप रेस्ट कंडीशन में हो। तो इसलिए क्यों है, दैट इज द रेस्ट इनर्शिया, क्योंकि बॉडी आपकी, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, इट वांट टू रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, आप क्या होता है, बैक साइड मूव कर जाते हो। ठीक है, सेकंड, मोशन ऑफ इनर्शिया। मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, सडनली, जैसे आप बाइक का एग्जांपल इसलिए दे रहे, जनरली हम लोग यूज करते हैं, या साइकिल आप चला रहे हो या बाइक आप चलाते हो, तो अचानक से क्या होता है, सडनली आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो, आप फॉरवर्ड साइड क्या हो जाते हो, मूव कर जाते हो। क्यों मूव करते हो फॉरवर्ड साइड, बताइए आप क्यों मूव करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है, मीन्स योर बॉडी वांट टू विल बी रिमेन इन सेम स्टेट, आपकी सेम स्टेट में है। अचानक से बाइक ले गए, ब्रेक अप्लाई किए, तो आप तुरंत आगे की ओर जाते हो। क्यों जाते हो आप आगे की ओर? रीजन, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, इसकी वजह से आपने ब्रेक अप्लाई किया है बाइक पर, इसीलिए आप क्या जाते हो, फॉरवर्ड साइड मूव कर जाते हो। ठीक है, क्लियर है अभी?
जल्दी बताइए शालिनी। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चले नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख देना बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। Means when you, what is the second law of motion? When we apply the force on any object, that is directly proportional to m. अब देखो बेटा, ये आया कैसे, ये आया कहाँ से? अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें सेकंड लॉ, तो ये होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ, व्हाट इज द सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the force. Okay, directly proportional to the force. Is that clear? Means F directly proportional to momentum. Rate of change of momentum means dp over dv. Is that clear? dp over dv. यहां तक समझ में आ गया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। Change in momentum divided by time taken. Time taken. Is that clear? जल्दी बताओ शालिनी, क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब ये चीज तो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन एक वर्ड आ रहा है बेटा हमारा बार बार इसमें आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले व्हाट इज द मोमेंटम? सेकंड लॉ ऑफ मोमेंट हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ अभी, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ ले मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे? मोमेंटम जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड velocity, it is denoted by P, their mass m into v. So what the SI unit of momentum? Mass kg meter per second. What the SI unit of, SI unit is kg meter per second. समझ में आ रहा है मोमेंटम? ठीक है, ठीक है। अब बात करते बेटा जो मोमेंटम की,
तो समझो मोमेंटम क्या होता है कि जैसे कोई आप देखते हो क्रिकेटर हो, आप भी क्रिकेट अगर खेलते हो तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो कोई बॉल आप कैच करते हो, ठीक है, तो कैच करते समय जो फील्डर होता है वो क्यों हाथ को मतलब अपने हैंड को पीछे की ओर मूव करता है, क्यों मूव करता है? रीजन है ना कि जो फोर्स है, अभी मैंने पीछे बताया है इस वाले, देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब जितना मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम जितना इंक्रीज होगा, समझ लो इसको, मोमेंटम को जितना ज्यादा मोमेंटम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था ना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मोमेंटम हो हम इसे डेल्टा टी से दिखा दिए, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होता है, मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है, और मोमेंटम होता है क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हम एक तरीके से मोमेंटम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज, या आप ऐसे मोमेंटम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक, क्लियर है यहां तक? फोर्स। अब देखो, अब आप बात करते हो, देखो सिंपल सी बात, एक हमारे पास अगर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, अगर एक बाइक है जिसकी मास है 100 kg, एक बाइक है जिसकी मास है 100 kg, ये वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर, अब थोड़ा सा 10 या नए पेज पे आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन है अ कार whose mass 1000 kg, its run with 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, स्ट्राइक, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड मोमेंटम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोमेंटम, ओके। जल्दी से बताइए मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, तो आप क्या करोगे, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और 100,000 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम kg किलोमीटर पर आवर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आप जानते हो बेटा कि यूनिट जो होती है इसकी वो होती है मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीन्स केजी मीटर पर सेकंड। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर दोगे, सबसे आप वेलोसिटी को चेंज कर लो, 40 किलोमीटर है तो ये 5/18, 2 9 मीन्स 100/9। अब मोमेंटम यहाँ पे लिखोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 9, केजी मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका मोमेंटम। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। whose momentum is greater, ठीक है। एक कार है और एक बाइक है, ये 1000 kg, ये 100 kg, 100 kg। इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। Then find it whose momentum is greater, कार और बाइक। हरी अप,
शालिनी, हर्षित, जल्दी बताइए बेटा, हुज मोमेंटम इज ग्रेटर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। शिवम, क्लियर नहीं बेटा, हुज मोमेंटम इज ग्रेटर, जल्दी बताइए। कार, ओके। अविनाश तिवारी कार, खुशी यादव कार। लुक हियर, ओके, फाइंड द मोमेंटम ऑफ कार, find the momentum of car 1000 and that is the 20 multiplied by 5 by 18, okay, 2 9s and 2 10s means 1000 multiplied by 50 divided by 9, okay, and here we got momentum 100 multiplied 200 kg meter per second. And what the velocity here? What the velocity here? 9 से जब कैंसिल करो बेटा आप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। आप देखो अगर हम इसे 10 से भी अगर करें कैंसल तो मैक्सिमम ये आपका ग्रेटर होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होगी, momentum of car is greater than momentum of bike. Is that clear? Good. शालिनी, हर्षित, अविनाश तिवारी। Now अब आ जाते हैं हम लोग, मोमेंटम क्लियर हो गया बेटा। देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ओके। देन वी सॉल्व हियर, ओके, चेंज इन मोमेंटम मीन्स change in force is directly proportional to change in momentum mv2 minus mv1 divided by t2 minus t1। चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा बेटा आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट है आपका, m कांस्टेंट है, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो बेटा आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, v2 माइनस चेंज इन, अब ये क्या है, मास आपका कांस्टेंट है, आपने उसको बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही ये कांस्टेंट है आपने इसको कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो मास चेंज नहीं होगा। अगर कोई बाइक है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, उसका अगर मास 100 kg है तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मास कभी वेरी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, मास कभी वेरी आपका नहीं करेगा। चेंज क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। जैसे अगर हम बाइक है तो बाइक अगर 100 kg की है तो हम ऐसा नहीं कि जब तेज चलने लगेंगे तो 200 kg की हो जाएगी, नहीं, वो उसकी जो मास है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपने मास को क्या किया, बाहर ले लिया, आउटसाइड ले लिया। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप इसे टाइम को ऐसे भी केवल टाइम लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हाट वी गॉट, क्या मिलता है हमें, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसका डेफिनेशन है, जल्दी से बताइए, डेफिनेशन बताइए जल्दी से।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। फोर्स, हर्षित ठाकुर फोर्स नहीं बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जब डेफिनेशन एक्सेलरेशन की पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसकी डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन की। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वी गॉट F इक्वल टू m, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे a, F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा m इंटू a। if k इक्वल टू 1 then we got F equal to m into a, that is the second law of motion. Is that clear? क्लियर बेटा? k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन आप लिखोगे नहीं। जब भी आपसे बोलेगा कि डिफाइन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप यही बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स, बट यू कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा यहां तक? अगर आपको समझ में आ गया हो ना, तो पहले तो ये करो बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव लाओ, क्योंकि अभी भी केवल बहुत ही कम बच्चे लाइव आ रहे हैं। क्यों, पता नहीं क्यों नहीं लाइव नहीं आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास हो सके। ठीक है? और बाकी थर्ड लॉ जो है हमारा एक्शन रिएक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।